तो उसमें रदरफोर्ड में हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख लिए होगे। अब आगे एक दो पॉइंट और ऐड कर लो, लिखो। हेडिंग डाल देना मेन पोस्टुलेट ऑफ द मॉडल। हेडिंग डालना इसमें मेन पोस्टुलेट ऑफ द मॉडल। मेन पोस्टुलेट ऑफ द मॉडल यानी इस मॉडल में मेन पोस्टुलेट क्या है। तो 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन तो तुम लिखे थे। तो मेन पोस्टुलेट में उसमें कुछ कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूं, उसमें हम लिखेंगे। इसमें लिखना क्या लिखे थे? साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेट 10 to power -15 meter. The size of nucleus is approximate 10 to power -15 meter, and size of atom is 10 to power -10 meter. 10 to power -10 मीटर। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज और इसका एटम का साइज निकाला। तो एटम स्फेरिकल होता है, किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। एटम इज स्फेरिकल। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ एटम। तो क्वेश्चन लिख लो यहां पे, राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ पहले हम रेशियो लिखेंगे, वॉल्यूम का नहीं लिखना है पहले। फाइंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ वॉल्यूम साइज ऑफ एटम टू साइज ऑफ न्यूक्लियस। दोनों का रेशियो निकालो। तो साइज ऑफ एटम कितना है? 10 to power -10 मीटर। और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10 to power -15 मीटर, है ना। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे कितना मिलेगा? 10⁵ रेशियो 1। इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर हो गया ना कैसे आया? ये ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा और नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है उसका साइज न्यूक्लियस के साइज के कितने टाइम्स ज्यादा है? यानी जो एटम है, एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस, इसका जो साइज है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसलिए तो बहुत ऐसे कम रे मिलते थे जो वहां से 180 डिग्री पे क्या होते थे? डिफ्लेक्ट होते थे। तो हम कंक्लूजन ये बोल सकते हैं, साइज ऑफ एटम इज 10 to power 5 टाइम लार्जर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है एटम के साइज के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए बहुत ऐसे कम रे मिलते थे जो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होते थे। जैसे मान लो ये रूम है और इस रूम में एक मूंगी है। चींटी को क्या बोलते हो तुम लोग? तो एंड बोलते क्या? तो ये रूम है और रूम के अंदर मूंगी है। तो मूंगी के जो साइज है और इस रूम का जो साइज है, तो क्या सोचोगे उसके बारे में? दोनों के साइज के बारे में बहुत ही कम सोचोगे ना। तो वैसा ही कुछ ऐसा ही ये मूंगी है और ये रूम है, यानी न्यूक्लियस मूंगी के बराबर है और साइज एटम इस रूम के बराबर है। समझ में आया कितना टाइम्स कम है? 10 to power 5 टाइम्स कम है। 10 to power 5 का मतलब क्या हो गया?
1 लाख टाइम कम है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ एटम। फाइंड वॉल्यूम ऑफ एटम। तो एटम का वॉल्यूम क्या होगा? फॉर्मूला स्फेरिकल होता है एटम, तो एटम इज स्फेरिकल। स्फेरिकल होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, 4/3 आर का वैल्यू क्या लेंगे? तो 4/3 पाई 10⁻³ आएगा ना, इसको कैलकुलेट मत करना। नेक्स्ट लिखेंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी स्फेरिकल ही होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये न्यूक्लियस का है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर का वैल्यू रख देंगे 10⁻15 का क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई 10⁻45। ठीक है, मीटर क्यूब लिख दो, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमने दोनों का वॉल्यूम निकाला। अब हमसे जैसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा है ना कि फाइंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम, सेम टू सेम क्वेश्चन एक पूछेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि हम रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम का। तो पहले हमें किसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा? एटम का। क्या होगा? -30। ये एटम का हुआ ना, और 4/3 पाई 10⁻⁻, तो ये 4/3 सब कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? यानी हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यानी वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिख लिए हो ना तुम लोग? नहीं लिखे? तुम लिखे? तुम लिख के लाना, मंडे तक लिख लेना। कोई डाउट नहीं है ना? तो ये दो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो रेडियस जो साइज है वो साइज 10⁻5 टाइम्स, मतलब रेडियस के टर्म में ज्यादा है। ये रेडियस के टर्म में बोल रहा हूँ, साइज बोले तो रेडियस। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़े ना, साइज बार बार निकाल रहे थे। और ये जो है वो वॉल्यूम के टर्म में बोला है मैंने। ये मत डाउट रखना कि साइज और वॉल्यूम, ये रेडियस के टर्म में है और ये वॉल्यूम के टर्म में है। तो ऐसे भी रेडियस अगर इतना है तो वॉल्यूम 10 क्यूब हो जाएगा ना, इसका 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो रेडियस जब इस टर्म में है तो क्यूब बोले तो 15 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नेक्स्ट लिखना, अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक जो रेडियस है, ठीक है, उस रेडियस में और एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन निकाल के दिया था।
तो ये तुम्हें जो मैं लिखवा रहा हूं उसको डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट हमें पूछा जाएगा। तो इसमें लिख लेना, इसमें नहीं लिखा हुआ तो लिख लेना, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम ऐसे लिख के लिखना, R इक्वल टू R नॉट ए के पावर 1/3। ये रेडियस ऑफ एटम है, ये कांस्टेंट है। ये बस न्यूमेरिकल्स नहीं बनाना है, कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है। और ये ए बोले तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास, एटॉमिक, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एटॉमिक मास है। तो ये स्टेटमेंट के लिए बस ध्यान में रखना, कभी कभी रदरफोर्ड का डायरेक्ट ये स्टेटमेंट बोल देता है, क्या ये ट्रू है, रदरफोर्ड ने बोला था हाँ, ये रेडियस ऑफ एटम है और ये कांस्टेंट है और ये मास है इसके क्यूब के बराबर होता है। ये रिलेशन से उसने बार बार वो रेडियस का, एटम का रेडियस निकाल रहा था। कोई डाउट नहीं है ना? तो रदरफोर्ड का 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन बताओ, 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन बताओ। जब उसमें लिखोगे तो आया होगा ना कि जो सेंटर है, सेंटर का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, और क्या नाम रखा उसको, न्यूक्लियस। यानी सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही बताया कि न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स आउटर साइड है। कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो यहां तक हम एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए। अब सोचो, रदरफोर्ड ने सब लगभग सही बताया ना। अब ये सब नहीं बताया, ऑर्बिट भी होता है, इलेक्ट्रॉन सराउंड भी होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, आउटर साइड है, ठीक है। अब यहां से एटॉमिक नंबर हम अभी बोर नहीं पढ़ेंगे, बोर पढ़ने में टाइम है, ठीक है। उससे पहले हम अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यहां से बोर पढ़ने के पहले बहुत सारा चीजें फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, तो वो हम फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, और उसमें से कुछ चीजें मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया हूं, ठीक है। तो पहला हेडिंग डालना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। नेक्स्ट है इसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। नेक्स्ट है इसमें आइसोटॉप्स, जो फंडामेंटल में पढ़े वही सब चीजें पढ़ना है यहाँ पे, तो अभी बोर नहीं स्टार्ट होगा। आइसोटॉप्स, आइसो बार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो ईस्टर, आइसो डाइपर। तो इतना चीजें हमें यहां पर पढ़ना है। हालांकि ऑलरेडी हम फंडामेंटल में इसको कवर किए, फिर भी यहां पर हम लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सर्च हो गया, उसके बाद उनका रिलेटिव पोजीशन, लोकेशन कहाँ है, उसके बारे में 2 साइंटिस्ट ने मॉडल रखा, एक जे थॉमसन ने रखा और एक रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग किया। अच्छा, राइट डाउन हो गया ना। अब ये लिखने के बाद एक चीज छूट गया, रदरफोर्ड में एक और हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो छूट गया, तो इसको लिखे रहो, ठीक है। और उसमें हेडिंग डालना, रदरफोर्ड में हम पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट छूट गया है,
क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, क्लोजेस्ट क्या क्या होता है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। कोई नहीं, इस पॉइंट को लिखे रहना, उसको लिख के हम इसको कंटिन्यू करते फिर इसको कंटिन्यू। एक पॉइंट छूटा हुआ है, उसके ऊपर एक वॉल्यूम में क्वेश्चन भी है। आए? नहीं तो हेडिंग डालो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। अब ध्यान देना, पहले हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग क्या है, तभी तो समझ में आएगा गोल्ड फॉइल क्यों लिया था। इस बात को तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, गोल्ड फॉइल क्यों लिया उसके। चलो यहां पर ध्यान देना, मान लो सोडियम का उसने एटम लिया, तो सोडियम के एटम में, सोडियम का एटम लिया, ऐसा नहीं कि गोल्ड फॉइल लिया, हम क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जाएगा कि सोडियम के एटम लिया, तो सोडियम के एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? मान लो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कैल्शियम का एटम लिया, कैल्शियम का उसने फॉइल लिया, तो कैल्शियम में कितने प्रोटॉन होंगे? मान लो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने जिंक लिया, जिंक का फॉइल लिया, तो जिंक के फॉइल में कितने प्रोटॉन होंगे? अब ध्यान देना, 3 एक्सपेरिमेंट उसने सेटअप किया और 3 बार में अलग अलग एटम उसने लिया, एक बार सोडियम लिया, कैल्शियम लिया और जिंक लिया। और भी दिया जा सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वॉल्यूम में। मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल को यहां से क्या किया गया, इसके ऊपर कोलाइड करवाया गया, यहां से अल्फा पार्टिकल को यहां से कोलाइड करवाया गया, लेकिन जो कोलिजन हम लिख रहे हैं तो वो जो एम्प्टी स्पेस है वो वाला नहीं लिख रहे हैं, जो डाइवर्ट हो जा रहा वो वाला नहीं लिख रहे हैं। कौन सा केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो न्यूक्लियस से 180 डिग्री पे वापस आ जा रहा था, उसके बारे में हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच डिफाइन करेगा। अब ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है? अल्फा पार्टिकल के ऊपर हीलियम +2 होता है ना, इस पे +2 यूनिट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो केवल हम उस पोजीशन का बात कर रहे हैं जो 180 डिग्री पे क्या हो जा रहा था, वापिस। अब सोचो जब अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा होगा, इसके पास जैसे जैसे जा रहा होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज में और इस प्रोटॉन में क्या हो रहा होगा? इस पॉजिटिव चार्ज में और ये क्या हो रहा होगा? इस प्लस और इस प्लस में क्या हो रहा होगा? रिपल्सन। जैसे ही रिपल्सन हो रहा होगा तो ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जाते 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 यहां पर रुक गया होगा, और रुकने के बाद फिर से ये रिपल्सन की वजह से ये वापिस 180 डिग्री पे वापिस चला आया होगा। तो इस प्रोटॉन प्लस के बीच में और इसके बीच में रिपल्सन क्रिएट हुआ होगा, तभी ये इससे कोलिजन नहीं हुआ होगा, ये दूर से ही वापिस चला आया होगा। ये दोनों टकराए नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन और ये टकरा जाता है, लेकिन प्रोटॉन और ये दोनों एक दूसरे से कोलिजन नहीं होता है, ये दूर से ही वापस चला आता है। तो ये जो है इसके कितने पास तक आया है, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, यानी सबसे पास में कौन आया है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, इस डिस्टेंस को नाम देंगे। तो क्यों रिपल्सन हुआ, क्लियर हो गया। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे कि ये मतलब पास में आया है, इतना डिस्टेंस तक पास में आया। कोई आ रहा है वापस चला जा रहा है, कोई आ रहा है यहां से वापस जा रहा है, कोई आ रहा है यहां से वापस जा रहा है, कोई आ रहा है यहीं से वापस जा रहा है। तो सबसे पास में कौन आया होगा? जो इसके ये डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल सेम टू सेम इस कैल्शियम एटम के ऊपर भी पास करवाया। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो अल्फा पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कुछ दूर से ही वापस हो जाएगा। दूर से क्यों वापस हो जाएगा?
क्योंकि यहां पर 20 प्रोटॉन है और यहां पर तो यहां भी अल्फा यहां भी अल्फा, यह तो कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही रिपल्सन क्या होगा, है? क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा ना। तो यहां ये तो कॉमन है और ये 20 प्रोटॉन के द्वारा रिपल्सन है, तो ये रिपल्सन कुछ दूर से ही वापस हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस जो है कुछ बढ़ जाएगा, मतलब दूर से ही वापस आ गया, यहां तक यहीं से वापस चला गया, क्योंकि यहां रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। बाकी सब फैक्टर सेम है, सेम स्पीड से फेंका गया होगा, समझ में आया ना, चार्ज सेम है। अब ये जिंक है, जिंक क्या बोला होगा, ये तो बोलेगा तुम मेरे पास भटक भी नहीं सकते हो, ये दूर से ही वापस कर देगा। ये इसके पास 30 प्रोटॉन है, तो यहां पर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, ये दूर से ही इसको बोलेगा तुम दूर से वापस चले जाओ, तो इसमें डिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा। समझ में आया? तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, यानी सबसे पास तक ये इसको अप्रोच गया हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन देगा कि मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच किसमें है, मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच यानी सबसे पास में कौन गया है, किसमें, सोडियम में, सोडियम के पास सबसे ज्यादा पास में गया होगा। यानी हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर ये सब चीज फैक्टर कॉमन रहे तो जितना यहां पर जेड कम होगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बोले तो जेड, यही ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जितना कम रहेगा तो प्रोटॉन भी कम रहेगा, और प्रोटॉन कम रहेगा तो रिपल्सन क्या होगा, कम, और रिपल्सन कम होगा तो उसको सबसे पास में बुलाएगा, अगर ये ज्यादा रहा तो दूर से ही वापस कर देगा उसको। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम बोलेंगे मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच इसमें है। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ए भी है, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ए भी है, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ए भी है, लेकिन मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच यानी सबसे पास में कौन गया है, तो हम कंक्लूजन ये निकालेंगे मिनिमम, मिनिमम ये वर्ड अलग से आया है, और क्लोजेस्ट अप्रोच सबके लिए डिफाइंड है, दिस वन इज क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस वन इज क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस वन इज क्लोजेस्ट अप्रोच। मिनिमम क्लोजेस्ट, सही है ना, मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच किसमें होगा, जिसमें जेड क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा। मिनिमम रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो कुल मिला के हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि जहां प्रोटॉन कम होगा वहां मिनिमम रिपल्सन कम होगा, मिनिमम रिपल्सन कम होगा यानी जेड कम होगा, तो वहां पर रिपल्सन कम होगा यानी सबसे पास में हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम का मेटल लिया गया, सोडियम का फाइल लिया गया, कैल्शियम का फाइल लिया गया और जिंक का फाइल लिया गया, तो मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच किसमें है, तो हम बोलेंगे सोडियम में है, यानी सबसे पास में कौन गया, मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये ध्यान में रखना पास में कौन गया है, तो पास में गया है यानी कि दूर से भागने वाला का नाम नहीं लिखेंगे, सोडियम देन कैल्शियम देन जिंक। ये क्लियर हुआ। अब ये करने के बाद वॉल्यूम निकालो, एक वॉल्यूम में इस टाइप का क्वेश्चन है, मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये मत सोचना कि दूर से भाग गया, पास कौन गया है, वो डिस्टेंस मिनिमम कहां पर है, कहां पर है, क्वेश्चन ढूंढो। लेवल 1 में, लेवल 2 में ढूंढो। चलो पेज नंबर निकालो 43, 43 में क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर ओपन करो 43, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो।
क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द फॉलोइंग मेटल। अल्फा पार्टिकल्स को कुछ मेटल की तरफ प्रोजेक्टाइल किया गया, उधर से उधर कोलाइड किया गया विद सेम काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या बोला, बाकी सब चीजें क्या है, फैक्टर सेम है, यानी स्पीड वगैरह सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी वगैरह सेम है। टुवर्ड्स व्हिच मेटल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज मिनिमम। मिनिमम बोले तो सबसे पास में कौन गया है, तो इसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे जेड किसका कम है, जिसका कम है उसका मिनिमम सबसे पास में आएगा। तो जेड किसका कम है, कैल्शियम का, और इसमें गोल्ड भी दिया है। तो अब मुझे बताओ कि रदरफोर्ड ने गोल्ड क्यों लिया था। अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना है कि 180 डिग्री पर वापिस आ गया, तो पास वाला चीजें ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, दूर वाला से मुड़ के चला गया उसको ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, पास वाला से ज्यादा ऑब्जर्वेशन आएगा। इसमें डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा, ये इतना छोटे छोटे होंगे कि डिस्टेंस समझ में ही नहीं आएगा। तो गोल्ड में एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है, 79 है। तो गोल्ड में यहां अगर एटम होगा तो इतना ही दूर से वापस चला गया, तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, उसको अच्छे से मिलेगा। ये तो देखने में लग रहा है ना यार, ये तो एटम इतने छोटे होंगे तो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे हम ऐसे। तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही, जितना ज्यादा जेड होगा उतना ही वो क्या होगा, दूर से वापस चला जाएगा। तो उसको ऑब्जर्वेशन में क्या मिला होगा, आसानी मिला होगा। पास में आएगा तो ऑब्जर्व कर पाएगा क्या कि कहां से वो वापस गया भी कि नहीं गया। तो जितना दूर से जाएगा उसको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, आसान होगा। इसीलिए गोल्ड फॉइल मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला को लिया था उसने। अभी मत बोलना कि एटॉमिक नंबर और उससे भी ज्यादा होता है, तो उस समय के टाइम में हो सकता है गोल्ड का मेटल ऐसा होगा जो एटॉमिक नंबर ज्यादा हुआ होगा। एक क्लियर समझ में आ गया, तो इसको आप राइट डाउन करो। कोई डाउट नहीं है ना। डिमेरिट लिखे नहीं क्या तुम लोग, इसमें डिमेरिट क्या क्या है? तुम एटम के बारे में क्या क्या जानते हैं? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमता है। क्या ऑर्बिट के बारे में डिस्कस किया? इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते गिर क्यों नहीं गया, क्या उसने बताया? चलो बताते हैं अभी। इसको लिख लो पहले, बता रहा हूं, इसको लिख लो पहले। एक कौन है हेरिकेस, लाइन स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बाद में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड में लाइन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ते। लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन, इमिशन, इमिटेड स्पेक्ट्रम बाद में आएगा। ये लिख लिए क्या, कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो मैं एटॉमिक नंबर ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के पहले एक पॉइंट और भी है, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड। तो डिफेक्ट तो हम खुद से ही बता सकते हैं। क्या क्या डिफेक्ट है, बहुत डिफेक्ट है इसके अंदर। एटम न्यूक्लियस केवल बताया, क्या इसने बताया क्या कि किस ऑर्बिट में कितने एटम है? नहीं। तो मैं रीड कर रहा हूं, उसको आप या तो अभी लिख लेना, पहले रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हालांकि आइसोटॉप्स वगैरह के बाद में हम इसको डिफेक्ट, चलो पहले रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज लाइक ए स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम।
रदरफोर्ड का जो सिस्टम बताया उसने, ये सोलर सिस्टम होता है, सन बीच में होता है और प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी के जैसा उसने माना। इन विच न्यूक्लियर प्लेइंग द रोल ऑफ मासिव सन, यानी न्यूक्लियस जो है वो सन के जैसा उसने कंपेयर करवाया। एंड इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सिमिलर टू लाइटर प्लेनेट, और इलेक्ट्रॉन्स को किससे कंपेयर कराया? प्लेनेट से। Similarity between solar system and nuclear model suggested that electrons should be revolve around the nucleus in well-defined orbit. उसने बात बोला भी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। However, अब देखना कॉन्ट्राडिक्ट कैसे निकलेगा यहां से। However, when a body move in an orbit, अगर कोई बॉडी, कोई सिस्टम अगर घूम रहा है, ठीक है, इन अंडरगोज एक्सेलरेशन, अगर उसमें एक्सेलरेशन है यानी मास इनटू वेलोसिटी है, यानी कोई बॉडी अगर घूमता है जिसमें मास और वेलोसिटी है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। अब यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम लिया मैक्सवेल, वो फिजिक्स का टर्म बता रहा है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेट इमिट रेडिएशन। ये बात हमने तुम्हें बोला था, ये बात मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मोशन देंगे तो क्या इमिट करेगा? रेडिएशन। बताया था ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल का अगर मोशन होगा तो क्या इमिट करेगा? रेडिएशन, ठीक है, इमिट रेडिएशन। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट प्लैनेट सिंस देयर आर अनचार्ज। ये प्लैनेट पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होता है। तो फिजिक्स के एक स्टेटमेंट को यहां जोड़ा गया। मैक्सवेल ने उस समय फिजिक्स के अंदर ये बोल रखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मोशन देंगे तो वो लाइट इमिट करेगा। इस बात को हमने डिस्कस पहले भी किया था। इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन पढ़ाए थे बात बोला भी था कि कोई भी, कुछ नहीं है भूत है इसमें, इधर ध्यान दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो लाइट इमिट करेगा, ठीक है। अब इस पे कॉन्ट्रडिक्ट कैसे आया? Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पाथ पे जब घूम रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या करना चाहिए था? उसको रेडिएशन इमिट करना चाहिए था, लाइट इमिट करना चाहिए था। The energy carried by radiation come from electronic motion. और जब वो रेडिएशन इमिट करता है तो उसका एनर्जी बाहर आना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे और समझ में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लाइट इमिट करते हैं तो वो लाइट इमिट करता है, उसमें रेडिएशन निकलता है, उसका लेमडा निकालते हैं, E=hc/λ, वो बाद में हम पढ़ेंगे। यानी उसमें एनर्जी भी लगेगा। कुल मिला के ये है कि अगर वो रेडिएशन लाइट इमिट करेगा तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। द ऑर्बिट दस विल कंटिन्यू टू श्रिंक ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स would ultimately plunge into the nucleus। कहने का मतलब ये है, मैं इसको सिंपल लाइन में बता दे रहा हूं। मैक्सवेल का थ्योरी ये था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो लाइट इमिट करेगा, पहला पॉइंट। और जब लाइट इमिट करेगा तो उसमें एनर्जी लॉस होगा। तो उसने ये बोला, लोगों ने पूछा कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन तुम बोल रहे हो कि कंटिन्यू घूम रहा है, रदरफोर्ड ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। अब ये बात जो मैक्सवेल फिजिक्स में बोला था उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। मैक्सवेल ने क्या बोला और रदरफोर्ड ने क्या बोला, उस बात को समझो पहले। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर मोशन दिया जाए तो वो उसमें क्या होगा? रेडिएशन होगा, और रेडिएशन जब होगा लाइट इमिट करेगा तो उसमें एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। अब इस मैक्सवेल के थ्योरी को रदरफोर्ड के थ्योरी के साथ जोड़ के देखा गया, तो ये बोला कि कंटिन्यू घूमता जाएगा, और ये बोला एनर्जी लॉस होगा। तो जब एनर्जी लॉस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लॉस होते 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 एक समय क्या हो जाना चाहिए? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। एनर्जी लॉस हो रहा है तो
इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते क्या हो जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, उसमें एनर्जी लॉस होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू घूमता रहता है। क्या वो न्यूक्लियस में गिरता है क्या, नहीं गिरता है। तो क्यों नहीं गिरता है? अब इस चीज का जवाब तुम्हारे पास जैसे नहीं है वैसे रदरफोर्ड के पास भी नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है, जबकि मैक्सवेल बोल रहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमे तो एक समय, जैसे ये नेचर का सिद्धांत है कि कोई जन्म लिया है तो मरना तो है, उसको मरना है कि नहीं मरना है, मरना है ना। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो घूमते घूमते उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस होना चाहिए, और लॉस होने के बाद वो एक समय उसका एनर्जी जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाना चाहिए, यानी उसका मोशन बंद हो जाना चाहिए, यही है ना, मोशन बंद हो जाना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंटिन्यू घूमते हैं। ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समझ में आया कैसा कॉन्ट्राडिक्ट हुआ? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, कंटिन्यू गिरते हैं क्या, गिरता तो फिर हवा में इलेक्ट्रॉन्स तैरता हुआ नजर आता, उसका इलेक्ट्रॉन्स गिरा, फिर उस एटम का इलेक्ट्रॉन्स गिरा। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू अपने पाथ पे घूमते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे घूमता रहेगा। अब मैक्सवेल क्या बोल रहा है कि घूमेगा तो लाइट इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा तो एनर्जी लॉस होगा, तो फिर उसको गिरना चाहिए। यानी उस मैक्सवेल ये मैक्सवेल क्रिकेटर नहीं है, मैक्सवेल गलत नहीं था, मैक्सवेल सही था, रदरफोर्ड गलत था। रदरफोर्ड भी सही था लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इलेक्ट्रॉन्स गिरते नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन बोर में आएगा। शॉर्ट में ये है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा, अगर मोशन है उसके अंदर तो लाइट इमिट करेगा और कंटिन्यू उसका एनर्जी लॉस होता जाएगा, और उस समय एक समय उसका मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। लेकिन ये केस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नहीं देखा जा रहा था। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू अपने पाथ पे घूमता रहता है। यही बात जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। ये बात जवाब कौन देगा, बोर देगा। अब इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, अब मान लो तुम अगर एक के स्टोन को बांध के ऐसे कंटिन्यू घुमाओगे, जब तक घुमाओगे तो घूमेगा, लेकिन थोड़ा भी अगर घुमाना बंद किए तो स्टोन को छोड़ोगे तो कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो कोई भी आगे आएगा इस चीज को, कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके अंदर दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो उस चीज को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस चीज का जवाब यहां पर नहीं मिला था, तो यही इसका ड्रॉबैक है। ये समझ में आया? जा रहे हो क्या तुम लोग, टाइम हो गया क्या? अच्छा, तो